जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे जितने भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आया हुआ है उस सारे करंट अफेयर को, लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर को 1 बाय 1 करके देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं, ऐसा असंभव है। बहुत ज़्यादा ये सब लेटेस्ट ये सब न्यूज होता है, इससे क्वेश्चन 100% आना है। तो देखते हैं सबसे पहले पर्यावरण का जो पहला टॉपिक है जो करंट से रिलेटेड है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के विषय में देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है भारत स्थिति वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, तो सब कौन से मंत्रालय करता है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। इसके अलावा देखते हैं सर्वप्रथम यह जो प्रकाशित हुआ था 1987 में हुआ था, और ISFR रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जो है इसकी 17वीं श्रृंखला रिपोर्ट है। इसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह जिसको बोलते हैं रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और भारत वन नीति जो 1988 में यह लक्ष्य रखा गया है कि देश के लगभग कुल भाग पर 33% भाग पर वन क्षेत्र होगा, यह लक्ष्य रखा गया है। अब लक्ष्य कब पूरा होगा, अभी कितना लक्ष्य चल रहा है, अभी कितना भूभाग पर कितना परसेंटेज वन है, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं भारत में वन आवरण को देखते हैं। देखिए लक्ष्य रखा गया 33%, और भारत की क्या कंडीशन हम लोग अभी देखते हैं। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 21.71%। अब कितना लक्ष्य रखा गया है? 33% लक्ष्य रखा गया है। कितना अभी है वन का आवरण भारत में? 21.71%। तो अभी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लगभग 12 से 13 पॉइंट और भी परसेंटेज और भी इंक्रीज करना है। इसके अलावा देखिए 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत का जो वन आवरण है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और पिछली रिपोर्ट से लगभग 0.22% अधिक है। तो 2019 के डेटा और 2021 के डेटा में आपको क्लियर हो गया होगा, वृद्धि दर्ज की गई है। 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है, वन का क्षेत्र बढ़ा है। अब देखते हैं भारत में वृक्ष आवरण कितना है। वृक्षारोपण जो है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वृक्षारोपण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2.91% है वृक्षारोपण। और रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखा जाए तो 721 किलोमीटर का क्या हुआ वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 0.76% का पिछली डाटा के हिसाब से 2019 के डेटा के हिसाब से 2021 में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में वन और वृक्ष के संपूर्ण आंकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वन है, वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज कितना है टोटल है 21.71%। और कितना वृद्धि दर्ज की गई है 2019 के डेटा के हिसाब से वृद्धि दर्ज की गई है 2019 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है। वृक्षारोपण अभी हम लोग देखें 95,748 वर्ग किलोमीटर, टोटल भूभाग का जो आवरण है 2.91% है, और वृद्धि दर्ज की गई है 2019 के डेटा से कंपैरिजन करें तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब इसको दोनों के ऐड किया गया है तो टोटल हमारा परसेंटेज आ रहा है टोटल भूभाग पर, जो हमारा वन और वृक्षारोपण और वन दोनों हैं तो 24.62% है, और वृद्धि कितना है दोनों को मिलाया गया है तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है 2019 के डेटा के हिसाब से हम कंपेरिजन किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला जो राज्य है, सबसे टॉप 3 कंट्री को देखें, टॉप 3 स्टेट को, सॉरी कंट्री नहीं स्टेट। ठीक है, तो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो है वन क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा है। कितना है 77,493 वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश जो कि 66,431 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का 55,717 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे वन है। ठीक है, तो आपने देखा टॉप 3 स्टेट को क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल के हिसाब सबसे कम के देखें, जो लिस्ट 3 स्टेट है उसमें देखें हरियाणा सबसे कम है, वहाँ पे वन,
केवल 1603 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर और गोवा में 2244 किलोमीटर। सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में है वन क्षेत्र। ठीक है, ये राज्य की बात हो रही है। अब बात करें वृद्धि दर्ज, सर्वाधिक वन आवरण में कितना वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य है, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर्ज किया गया है आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। वहाँ पे वन में बहुत ज़्यादा वृद्धि 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 2019 के डेटा के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी हम 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट देख रहे हैं। ओडिशा में भी 537 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज की गई। नुकसान करने वाले जो अपने जंगलों, अपने वनों को कटाई किए हैं, नुकसान करने वाला जो स्टेट है उसको देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश लगभग 257 वर्ग किलोमीटर का नुकसान किया है। मणिपुर 249 और नागालैंड 235 वर्ग किलोमीटर का नुकसान किया है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज के हिसाब से। हम लोग तो देखे थे अभी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश टॉप में था। अब हम देखें परसेंटेज के हिसाब से, मतलब जिनके पास जितना एरिया है उनके एरिया में जो कितना परसेंटेज एरिया जो है वन है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो देखिए मिजोरम का जो परसेंटेज है हाईएस्ट परसेंटेज है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी बात कि इनके पास एरिया भी कम है और उस एरिया में लगभग 84% भाग पर 84.53% भाग पर क्या है? वन आवरण है। तो आप देख सकते हैं मिजोरम टॉप मोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 79.33% है, लगभग नहीं, एक्यूरेट डाटा है, क्लियर। मेघालय जो है 76% है। और देखिए सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप का जो है एरिया के हिसाब से उनका 90% भाग पर क्या है? वन ही है। और अंडमान निकोबार है सेकंड नंबर पर 81.75। ये है केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, ए स्टेट की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं भारत में खुले वन और घने वन के आंकड़े देखना है। जो भारत में बहुत घने वन है, अरुणाचल प्रदेश में है बहुत घने वन में 21,095 वर्ग किलोमीटर घने वन। मध्यम रूप से जो घने वन है मध्य प्रदेश में है 34,341 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन जो है मध्य प्रदेश में भी है 36,465 वर्ग किलोमीटर है। अन्य बिंदुओं को भी डिस्कस करते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। देखिए बाघ अभयारण्य में जो वन क्षेत्र है, बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र है 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो वन अभयारण्य में बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 7.8% जो है बाघ अभयारण्य में है। और टाइगर रिजर्व के लिए जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 74% जो भाग है टाइगर रिजर्व में है, वहाँ पे टाइगर रहते हैं। ठीक है, अब देश में जो बाघ अभयारण्य का लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है बाघ अभयारण्य। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.27% है जहाँ पे बाघ अभयारण्य है। और नेक्स्ट देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जो कि 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है परसेंटेज के हिसाब से? अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 96.83% कवर किया हुआ है, क्लियर। इसके अलावा देखिए रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक की अगर बात करें 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ को दर्शाता है। इसके अलावा देखते हैं अब मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र को भी देखते हैं 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से, 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। देखिए देश में जो कुल मैंग्रोव कच्छ वन है लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और 2019 की तुलना करें तो मैंग्रोव क्षेत्र में लगभग 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए रैंक देखते हैं प्रथम स्थान पर कौन है और राज्य कौन सा? राज्य पश्चिम बंगाल है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है मैंग्रोव क्षेत्रफल है, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 2,114 वर्ग किलोमीटर, जो पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर। दूसरा स्थान है गुजरात का जो कच्छ एरिया है, कुल मिलाकर बात करेंगे तो गुजरात सेकंड नंबर पर है 1175 वर्ग किलोमीटर है। तृतीय स्थान पर है, थर्ड प्लेस पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर के साथ।
अब देखते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव जो वृद्धि करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उड़ीसा में वृद्धि दर्ज की गई 8 वर्ग किलोमीटर का। महाराष्ट्र में सेकंड प्लेस है जो कि 4 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरा स्थान है कर्नाटक का जो कि 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर 2 साल में जारी किया जाता है और 1990 से लेकर 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर क्या हुए वन को नष्ट हो गए हैं। देखिए 1990 से लेकर 2020 तक लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और 30 वर्षों में अगर बात किया जाए तो कुल वनों में लगभग 10.34% की कमी आई है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है। इतना वन नहीं रहेंगे, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बहुत ही दिक्कत होती है, खासतौर से ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2015 से लेकर 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर नष्ट हो जा रहे हैं और विश्व के कुल वन क्षेत्र में 4.06 बिलियन हेक्टेयर जो है पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31% कवर करती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि जो है समाप्त होने की घोषणा की गई है। तो इस पे देखिए बहुत ही ध्यान देने की बात है। अब देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अब देखते हैं मार्च 2022 में प्रकाशित हुई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो IQ एयर है, जो स्विस संगठन है, और इसके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 10 शहर जो है भारत का, इस जो कि बहुत ही बैड न्यूज है। 15 प्रदूषित शहरों में, दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में भारत का जो 10 शहर हैं भारत के ही हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है, खासतौर से हर स्टेट सरकारों को। नेक्स्ट देखिए सबसे कम प्रदूषित जो देश है न्यू कैलेडोनिया है, जिसका PM लेवल है, PM 2.5 लेवल है, 3.8 है, जो कि बहुत ही कम है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची अगर देखें तो प्रथम स्थान पे है बांग्लादेश है, 76.9 इसका PM लेवल है, PM 2.5 लेवल है। द्वितीय स्थान पर चाड है, इसका PM 2.5 लेवल है, 75.9। भारत का स्थान है 5वां स्थान है, जिसका PM 2.5 लेवल है, 58.1। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है, जो कि उसका PM 2.5 लेवल है, 85। दूसरा स्थान है बांग्लादेश का ढाका है। तीसरा स्थान है चाड का अनजामिना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे प्रदूषित शहर की बात किया जाए तो प्रथम स्थान भिवाड़ी राजस्थान है और द्वितीय स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है, भारत का। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो कौन से तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है इसको देख लेते हैं। 2021 में 2 भारतीय तट को समुद्र तट को मिला है। तो जो पहला तट है उसका नाम है कोवलम समुद्र तट, कोवलम समुद्र तट, जो कि तमिलनाडु में है। और दूसरा समुद्र तट है जिसका नाम है ईडन समुद्र तट, जिसका लोकेशन है पुडुचेरी में। तो देखते हैं अभी तक कुल मिलाकर 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है भारत में। ठीक है, 10 समुद्र तटों को। और ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग होता है, जो कि समुद्र तटों को स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जो समुद्र तट हैं उसके वहाँ पे सफाई, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है, तो उन्हीं को दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, जिसका मतलब समुद्र तट स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और सतत विकास हो, मतलब हर तरह से अच्छा हो, तो उसी को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है। तो वहाँ पे जो पर्यटन होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है ब्लू फ्लैग जो प्रमाणन समुद्र तट होते हैं। यह प्रमाण पत्र जो है डेनमार्क के फाउंडेशन, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल जो भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं आर्द्र भूमि के विषय में।
आर्द्रभूमि जो है संरक्षण अधिनियम 1971 में ईरान के रामसार में सम्मेलन हुआ। ईरान के रामसार, इसी से इसका रामसार पड़ गया है, रामसार रामसार हमेशा होता है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण 1971 में ईरान के रामसार सम्मेलन में हुआ। इसके समझौते में 1975 से क्या हुआ, 1971 में अधिनियम हुआ, सम्मेलन हुआ और 1975 में प्रभावी हुआ और भारत में 1982 में शामिल हुआ। विश्व में देखिए 2400 कुल मिला के अधिक रामसार स्थल हैं और मार्च 2022 तक भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं उनकी कुल संख्या 2400 में भारत का स्थान हो गया। भारत में 49 हो गई हैं रामसार स्थल। जो 49वां रामसार स्थल के रूप में मिला है उसका राइट आंसर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह क्वेश्चन करंट में आता है, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली, ऐसा नहीं आएगा कि कौन सा 49वां रामसर स्थल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इस तरह आएगा बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। सबसे छोटा क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको राइट आंसर मारना उत्तर प्रदेश। क्यों यही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन तो और भी हो सकता है लेकिन एक करंट का न्यूज है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बना देगा। ठीक है, नहीं देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 48वां जो आर्द्रभूमि बना है खजड़िया का वन्य जीव अभयारण्य जो कि फरवरी 2022 में बना। ये स्थान है इसका, खजड़िया जो है स्थान है गुजरात राज्य में। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य 49वां है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अभी हम लोग देखें इसको, देखिए वर्ष 2021 में रामसार और अभी समय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ। ये तो 2022 में देखे थे, 2021 में कौन सी आर्द्रभूमियाँ, देखिए हैदरपुर आर्द्रभूमि है उत्तर प्रदेश में, तो क्वेश्चन आ सकता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा राज्य में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आर्द्रभूमि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य जो हरियाणा राज्य में है। वाधवाना जो वेटलैंड है गुजरात में है और थोल झील अभयारण्य जो है गुजरात राज्य में है। तो इनको क्या मिला है, रामसार अधिनियम में भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ हैं। देखिए 2020 में किसको मिला है, रामसार अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमि हैं। तो आर्द्रभूमियों को देखते हैं 5 जो 2020 में शामिल हुई हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवरताल जो है बिहार का, लोनार झील महाराष्ट्र का और सुर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं कीथम झील, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योस्कर जो आर्द्रभूमि परिसर है ये लद्दाख का आर्द्रभूमि में शामिल हुआ है। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, रामसार साइट के विषय में। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक जो रामसार स्थल है इस सूची में शामिल है। तो यूके के लगभग 125 है, भारत कितना है, भारत के 49 है अभी तक के करंट डेटा के हिसाब से। और रामसार सूची में शामिल होने वाला जो प्रथम स्थल है, तो प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कीबोर्ग प्रायद्वीप जो है 1974 में ही शामिल हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थल जो है कीबोर्ग प्रायद्वीप। और सबसे ज़्यादा किसका है, यूनाइटेड किंगडम का 175 से अधिक रामसार स्थल है। भारत के पहले रामसार स्थल के रूप में शामिल जो आर्द्रभूमि थी चिल्का लेक जो कि उड़ीसा राज्य में है, भारत के प्रथम पहले रामसार स्थल के रूप में शामिल हुई थी आर्द्रभूमि। अब भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा, सुंदरवन वेटलैंड्स जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका जो क्षेत्रफल है 2549.44 वर्ग किलोमीटर जो कि कुल आर्द्रभूमि का लगभग 96.76% पश्चिम बंगाल में ही है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा वेटलैंड होगा सुंदरवन वेटलैंड्स जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो स्थल है रेणुका वेटलैंड्स है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देखिए भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है हरिके बैराज जो कि मानव द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि स्थल है। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में 10 हैं और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर के कम आकार के हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं तेंदुआ लिपोर्ट्स गणना रिपोर्ट 2018 के डेटा के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे 21 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था रिपोर्ट, इसको देखते हैं। यह रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ लियोपोर्ट्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है लियोपोर्ट गणना रिपोर्ट 2018 जो कि प्रकाशित कब हुआ था, 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था। तो देखिए भारत में कुल तेंदुआ की जो संख्या है 12,852 है और सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ है मध्य प्रदेश में है जो कि प्रथम स्थान है। टोटल जो तेंदुआ की संख्या 3,421 है।
कर्नाटक में जो तेंदुआ की संख्या है दूसरा स्थान है 1783 है। महाराष्ट्र में 1690 है, तृतीय स्थान है। और तमिलनाडु में 868 है, चतुर्थ स्थान है। और बिहार में 98 है, जो कि 5वां स्थान है। देखिए 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में लगभग 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक जो तेंदुआ हैं इनकी कुल संख्या है 8071। देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के देखते हैं। बाघ के हिसाब से हम लोग लियोपोल्ड तेंदुआ के देखे हैं, अब देख रहे हैं बाघों के विषय में, जो कि प्रकाशित हुआ था 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 2967 बाघों की कुल संख्या है। और 2014 और 18 के बीच में जब बाघों की आबादी में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। और मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा बाघ है, तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा थे और बाघ भी सबसे ज़्यादा है, जो कि 526 है, प्रथम स्थान पे है। कर्नाटक में 524 है, सेकंड स्थान पे। उत्तराखंड में 442 है बाघ, उत्तर प्रदेश में 173, बिहार में 31 और सुंदरवन में 88 बाघ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो कैमरा है जिसको बोलते हैं ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट देखिए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 2000 जिम का टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में है, सबसे ज़्यादा बाघ है वहाँ पे 231 बाघ है। देश के 3 अभयारण्य जो है डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य जो है इसमें बाघों की कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भारत के कुल बाघों की कुल बाघ की जो आबादी है लगभग आबादी का 63% जो है 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। देखिए 1923 टोटल है, 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। और विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% जो भाग है भारत में निवास करते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के तीन टाइगर रिजर्व बने हैं अभी हाल में, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों न्यूज हैं। श्रीविल्लुपुथुर जो मेघामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में बना है, 91वां टाइगर रिजर्व है जो, और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 91वां है। और रामगढ़ जो 20 वन्य जीव अभयारण्य है जो कि राजस्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रामगढ़ 20 धारी जो वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। भारत का 52वां और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखिए गुरु-घासी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, भारत का 53वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। COP26 सम्मेलन में भारत, COP26 सम्मेलन में भारत, इसके विषय में देखते हैं। भारत परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया। जो 5 मंत्र है उसका देखते हैं। पंचामृत, पहला जो मंत्र है, भारत 2030 तक अपना जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। दूसरा जो लक्ष्य है 2030 तक अपनी 50% जो ऊर्जा है अभय ऊर्जा से पूरी करेगा। अभय ऊर्जा मीन्स सोलर सेल, इस तरह की ऊर्जा का यूज करेगा भारत। तीसरा जो है भारत अब से लेकर 2030 तक की कुल अनुमानित जो कार्बन स्टॉक है, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन मतलब 1 अरब टन की कमी करेगा। और चौथा जो है पॉइंट है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। इसके अलावा देखिए 5वां जो पॉइंट है 2070 तक भारत जो नेट जीरो लक्ष्य है इसको लक्ष्य करेगा, ठीक है, नेट जीरो लक्ष्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं। ग्लासगो में जो आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से 1 सन 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड की पहल की शुरुआत किया है, ठीक है। और COP26 सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और वर्ष 2022 में COP27 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो है मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा।
COP21 टू COP23 की COP28 की जो मेजबानी 2023 में की जाएगी, किसके द्वारा सौंपी गई है, किसको की जाएगी, कहाँ पे की जाएगी, UAE के द्वारा की जाएगी। तो ये रहा इन्वायरमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन पॉइंट वाइज क्वेश्चन को हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट टू द पॉइंट क्वेश्चंस को, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे। इन्वायरमेंट का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट देखे थे। अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की संभावना पूरा रहता है। देखिए, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया है और इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में लंबेटा में भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा, लंबेटा में, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर है। और इस पार्क के निर्माण में भू वैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर जो है जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। इसके अलावा देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश जो है, जो कि पेरू है, पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव की वजह से 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था, जो कि पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से पेरू ने 90 दिन तक पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया और इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वन विभाग रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है और सिक्किम जो है 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, इसका निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना जो है गो यूगो कंपनी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदर की एक नई प्रजाति का नाम जिसका रखा है सेला मैकाक रखा है, यह जो यहाँ के सेला दर्रा के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी किया है। और दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली जो है दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो काजू वैली के विषय में समझ में आया। और देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट है, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित जो विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है। और दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दिया है। दिल्ली में लगभग हर साल 2 लाख टन कचरा पैदा होता है। यह कचरा जो है ई कचरे का सुरक्षित तरीके का पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क। तो हरियाणा के गुरुग्राम में है अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ठीक है, घोषित किया गया है। और IUCN द्वारा जो OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता जो है 1.7 मेगावाट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से लेकर 7 शहरों को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओशियन 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया। यह जो है समुद्री
वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा गैर अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना। देखिए नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु ने नागापट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत क्या होगा, संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनकी रक्षा की जाएगी। और नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, खोला जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि संकटपन्न जो पादप हैं उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किया। इसका उद्देश्य यही है कि मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना। देखा 5वां देखिए, 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जो है जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी कार्य के 14 प्रस्ताव रखे गए हैं। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं, सदस्य देश हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 तक पारित किया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021 से 26 किसके द्वारा जारी किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 और 25 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना को प्रारंभ किया है। वर्ष देखिए 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? नीति आयोग ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव DNA परीक्षण जो प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसमें वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान जिसको बोलते हैं एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। और समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया गया, जो कि 2025 तक पूरा निर्माण किया जा रहा है, 2025 तक पूरा हो जाएगा। और सितंबर 2021 में किन दो देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया गया है। भारत की तरफ से जो गए थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखिए, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का पहला जो प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया? आइसलैंड में। और राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है प्राण पोर्टल। भारत का पहला डिगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पाक खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक समझौते शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है भारत है। और NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई? इसका राइट आंसर है सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जिसका ऊंचाई है 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसका उद्घाटन जो है किया गया है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश जो बना है भारत बना है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दिया है। इसके तहत 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसका राइट आंसर है। देखिए, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाला जो सनस्क्रीन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, थाईलैंड ने लगाया है। और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। कहाँ पे रखा है? नई दिल्ली में रखा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर लॉन्च किया इसको। और इसके तहत क्या होगा कि जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को BSF ने KVIC के साथ मिलकर 1000 बांस के पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर पटना। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला जो है भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत का पहला
कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया कनॉट प्लेस में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि देखिए दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है सबसे बुरा है, सबसे ख़राब है। देखिए ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार जो राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा में कितने परसेंटेज की वृद्धि की गई है? 125% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। राष्ट्र देखिए नेक्स्ट है 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव जो है भारत की तरफ से जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर है वाटर ब्यूरियल। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो स्थान है 117वां स्थान है। यह रैंकिंग जो है संयुक्त राष्ट्र ने 17 विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत एथेनॉल जो 100 वितरित स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा देखिए जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जो किस्म की तितलियां पाई जाती हैं कोलंबिया में पाई जाती हैं। राइट नेक्स्ट है देखिए भारत ने किस राज्यों में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? 3 प्रजातियों के, तो उड़ीसा में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है नैनीताल में। इसका थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट देखिए भारत ने किस बात पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर है ओंकारेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किया? इसका राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है और पर्यावरण अनुकूल जो खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम महोत्सव कलरों के कारण खबरों में आई नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार का दूसरा पश्चिम महोत्सव जो है भागलपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री शैवाल तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और 2020 जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? इसका राइट आंसर है गोरखपुर में। नेक्स्ट देखिए अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? इसका राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकन पार्क स्थापित किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है और वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से सिर्फ 12 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2021 से लेकर 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की सर्वाधिक जो संख्या है भारत में है। नेक्स्ट देखिए विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन जिसका राइट आंसर है कैच द रेन अभियान को प्रारंभ किया गया विश्व जल दिवस के अवसर पर।
किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय। जो कैच द रेन अभियान है, यह अभियान जो है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया गया। इसका टैगलाइन है वर्षा के जल का संचयन जहां भी हो जब भी हो, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट देखिए, 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसने समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समझौता हुआ है। ठीक है, तो आई होप एनवायरनमेंट का जो एक क्वेश्चन था, टॉपिक था, कंप्लीट किए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे 2020-21 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे भारत के इम्पोर्टेंट जो पदाधिकारी हैं 2021-22 का। तो हम लोग इसमें पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। कौन से कैबिनेट के कौन पदाधिकारी हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट सचिव कौन है। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। ठीक है, भारत के जो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं। विदेश सचिव कौन है? विजय मोहन क्वात्रा हैं, विदेश सचिव हैं। इसके अलावा गृह सचिव की अगर बात किया जाए तो अजय कुमार भल्ला हैं, गृह सचिव। ठीक है, अजय कुमार भल्ला हैं, गृह सचिव हैं। और रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार है। और वित्त सचिव की बात किया जाए टीवी सोमनाथन है। पूरे आपको 1-2 बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज। वाणिज्य सचिव हैं VVR सुब्रयम। और कैग कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है इस समय? सोनाली सिंह है, जो कि 26वां है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत के मुख्य संख्याकविद जो हैं GP सामंत हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं के वेणुगोपाल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पद के विषय में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अलग से इसमें हम लोग बस देखेंगे 1 बाय 1 करके कौन किस पोस्ट पे है, कौन पदाधिकारी है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है के वेणुगोपाल है और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो चेतन शर्मा है। तो तीनों को याद करिए, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता और चेतन शर्मा। इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि 48वां है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार 25वें हैं। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी जो कि 27वें हैं। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे हैं, जो कि 29वें स्थान पे है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो कि 25वें हैं। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो कि 25वें हैं। नेक्स्ट देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, जो कि 8वें हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, जो कि पहले अध्यक्ष हैं। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, जो कि 9वें हैं। और CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश N पटेल। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। इसके अलावा देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं अभी हाल में। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं VS चौहान हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं 21वें। और नेक्स्ट में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष देखिए इसरो के अध्यक्ष भी हाल में बने हैं S सोमनाथ हैं, जो कि 10वें हैं। DRDO के महानिदेशक G सतीश रेड्डी हैं। और ICMR के निदेशक हैं बलराम भार्गव। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरण। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल। NIA के प्रमुख है दिनकर गुप्ता। CBI के प्रमुख है सुबोध कुमार जायसवाल। IB के प्रमुख है तपन कुमार डेका। और RA के प्रमुख है सामंत गोयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NIA, CBI, IB और RA ये सब एजेंसियां हैं। ठीक है,
दिनकर गुप्ता हैं NIA के, CBI के सुबोध कुमार जायसवाल, तपन कुमार डेका हैं IB के, रा के प्रमुख हैं समंत कुमार गोयल। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें हैं। और इसके अलावा देखिए उप गवर्नर के विषय में देख सकते हैं TR शंकर हैं और M राजेश्वर राव है और महेश कुमार जैन और माइकल देवदत्त पात्रा हैं। ये चारों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अत्रा है, SBI के प्रमुख वित्तीय अधिकारी। और रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष हैं विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग। संसद टीवी के CEO हैं रवि कपूर। और नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता। राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। राज्यसभा के सदन के उपनेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट अधीर रंजन चौधरी पुनः बने हैं उनको। और एस्टिमेशन कमेटी प्राकलन समिति के अध्यक्ष जो हैं गिरीश बापट है, पुनः बने उनको। इसके अलावा देखिए लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार हैं। और लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है ओम बिरला हैं, 17वें हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, तो अभी शायद नहीं है, ठीक है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 13वें हैं। और लोकसभा के महासचिव हैं उपलब्ध कुमार सिंह, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखें तो भारत के प्रमुख पदाधिकारी। अब इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे और भारत की जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसको देख लेते हैं एक बार। भारत की प्रमुख नियुक्तियां के विषय में देखते हैं। राष्ट्रीय नियुक्ति में देखिए डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया UPSC के अध्यक्ष बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी है, ठीक है। और हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक को बनाया गया है। और कृष्णन रामानुजम हैं नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? रेखा M मेनन नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। डॉक्टर S राजू जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। और रंजना प्रकाश देसाई जो कि बनी है भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, रंजना प्रकाश देसाई। शशि सिन्हा है बार इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर G अशोक कुमार बने हैं भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। प्रदीप शाह हैं फाइजर इंडिया के अध्यक्ष। देवाशीष पांडा जो बने हैं IRDAI जिसका फुल नेम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा देखिए रंजीत रथ जो बने हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD बने हैं, रंजीत रथ। अरुण चावला जो बनी है फिक्की के महानिदेशक। और संजीव मेहता जो है फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। उज्ज्वल सिंघानिया जो बने हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पुष्पप्रकाश जोशी HPCL के अध्यक्ष। अरुण कुमार सिंह जो बने हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और महानिदेशक बने हैं। अतीश चंद्रा बने हैं FCI के नए अध्यक्ष। सोमा मंडल से आपको पता है बहुत ओल्ड है न्यूज, तो सेल के अध्यक्ष हैं स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और संजीव कुमार बने हैं AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। N चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। और कैंपबेल विल्सन जो है एयर इंडिया के MD और CEO है कैंपबेल विल्सन। पीटर्स एल्बर्स जो बने हैं इंडिगो एयरलाइंस के CEO। संजीव कपूर जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर। और सालिल पारेख जो बने हैं इन्फोसिस के MD और CEO बने हैं सालिल पारेख। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के MD और CEO। AK सिकरी जो है चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष। अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालीन सदस्य। और GAV रेड्डी जो बने हैं रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। इसके अलावा देखिए SL थाउसेन जो है SSB के महानिदेशक। सिलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक। कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक। और अतुल कारवाल जो बने हैं NDRF के महानिदेशक अतुल कारवाल बने हैं।
तो आई होप इतना क्लियर है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और नियुक्तियाँ हैं। पंकज कुमार सिंह जो है बीएसएफ के महानिदेशक और आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। सत्यनारायण प्रधान जो है एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक और एम गणपति जो है एनएसजी के महानिदेशक हैं। प्रदीप चंद्र नायर जो है असम राइफल के महानिदेशक और गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष हैं एसएन सुब्रह्यम और भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख हैं वीएस पठानिया। नेक्स्ट में देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व कार्यकारी सदस्य संजीव सान्याल और तरुण कपूर जो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। विवेक कुमार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं विवेक कुमार और जी श्रीनिवास मूर्ति जो हैं डीआरडीएल का निदेशक हैं। जयंत पाटिल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको बोलते हैं। निधि छिब्बर जो है सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। उर्जित पटेल जो हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष उर्जित पटेल। बीएस राजू हैं थल सेना के नए उप प्रमुख हैं बीएस राजू। एयर मार्शल संदीप सिंह जो है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संजीव कपूर जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक है। और सबिता पुनिया जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। रजनीश कुमार भारत पे के चेयरमैन हैं और संबित पात्रा जो है आपको पता ही होगा भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। बीएस लक्ष्मण जो है एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं। राहुल द्रविड़ आपको पता ही होगा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। रमेश पवार की अगर बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है रमेश पवार। सहदेव यादव हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष। अजय सिंह हैं भारतीय मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष। दुष्यंत चौटाला जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य हैं। संजीव कपूर की बात करें तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष। अलका जो उपाध्याय हैं एनएचआई के अध्यक्ष हैं। नितिन गुप्ता सीबीडीटी के चेयरमैन। विवेक जौहरी जो हैं सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं जिसको बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। देखिए बीएस पटनायक की अगर बात करें, बीएस पटनायक जो हैं एलआईसी के एमडी हैं और एमआर कुमार एलआईसी के अध्यक्ष और आईबीए जो इंडियन बुक बैंक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं एके गोयल हैं। क्लियर हुआ। इसके अलावा कुछ और पॉइंट इसको देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख और अविक सरकार जो है पीटीआई के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। जयदीप भटनागर जो है पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक हैं। आर एस शर्मा जो हैं एनएचए के सीईओ और आयुष्मान भारत के सीईओ हैं एनएचए के। नीरज बजाज जो है बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं। आर दिनेश है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश और सुब्रह्यम रमन जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। आयशा अजीज़ की अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं आयशा अजीज़ जो जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। और आधार पूनावाला को आप जानते ही होंगे क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला जो कि हाल में ही मैग्मा फिनकॉर्न लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। और विनय प्रकाश जो है ट्विटर के शिकायत अधिकारी हैं विनय प्रकाश। परेश बी लाल जो है व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी है परेश बी लाल। और स्फूर्ति प्रिया जो है फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं। और आकाश अंबानी की अगर बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन हैं आकाश अंबानी। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करें कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं। 2021-22 में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विपिन सांघी जो है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। अमजद ए सईद जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। और देखिए इसके अलावा शिवाजी शिंदे जो राजस्थान के हैं मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट के। और रश्मि एम छाया जो हैं
दिल्ली गुवाहाटी के हैं, गुवाहाटी के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सतीश चंद्र शर्मा जो हैं दिल्ली हाईकोर्ट के हैं मुख्य न्यायाधीश। उज्ज्वल भुइया जो हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। और प्रकाश श्रीवास्तव कोलकाता हाईकोर्ट के हैं। और पुलिंगोरी वेंकट संजीव कुमार जो है मणिपुर हाईकोर्ट के, इनकी नियुक्ति हुई थी फरवरी 2021 में। पंकज मिंदल की अगर बात किया जाए तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के हैं, हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। और सुधांशु धुलिया जो हैं गुवाहाटी के हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। डॉक्टर एस मुरलीधर जो हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉइंट है। विभिन्न पदों पर होने वाली जो पहली भारतीय महिलाएं हैं उनके विषय में देखते हैं। अलका मित्तल जो बनी हाल में ही ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गीता मित्तल प्रसारण सामग्री शिकायत जो परिषद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। शांति श्री पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही जेएनयू के पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। जेएनयू मिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसके पहली महिला वाइस चांसलर शांति श्री पंडित हैं। नीमाबेन आचार्य जो है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, नीमाबेन आचार्य। रितु खंडूरी की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है धृति बनर्जी। तड़ांग मीनू जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोच कमेटी के सदस्य बनने वाली महिला हैं। आश्रिता वी ओलेटी जो है फ्लाइंग टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला है। और जगजीत पवाड़िया जो हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय हैं। माधवी पुरीबुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वैशाली हिवासे जो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। और हर्षवंती जो बिष्ट हैं भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे करंट अफेयर 2021-22 के प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हुए रहेंगे उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्रमुख सूचकांक, जो प्रमुख इंडेक्स रहेगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा, उसके विषय में डिस्कस करेंगे 2021-22 के। इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग सैन्य अभ्यास, प्रमुख सैन्य अभ्यास, जिसमें से पहला सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्स संप्रति एक्स। एक्स संप्रति एक्स जो सैन्य अभ्यास है जून 2022 में हुआ। और यह कौन से देशों के बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। यह थल सेना का सैन्य अभ्यास है। और जो आयोजन स्थल था बांग्लादेश के जेसोर मिलिट्री स्टेशन में हुआ था एक्स संप्रति एक्स। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा, एक्स संप्रति एक्स कौन से देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। यह थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा हम अगर बात करें अगला एक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है, एक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है, ये जून 2022 में हुआ। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें 16 देश ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह थल सेना का सैन्य अभ्यास है। और इसमें इसका जो आयोजन स्थल था मंगोलिया था, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। इसके अलावा देखिए कॉर्पेट जो 38वां सैन्य अभ्यास 2022 में हुआ, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है। ये अंडमान और मलक्का सागर में हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है हमारा बांगो सागर। बोंगो सागर जो है तीसरा संस्करण इसका मई 2022 में हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक्स संप्रति एक्स जो है थल सेना का सैन्य अभ्यास है और बोंगो सागर जो है ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और एक्स संप्रति एक्स भी भारत और बांग्लादेश के बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। इसके अलावा देखिए वरुण बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण 20 जो अभ्यास है अप्रैल 2022 में हुआ और भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। यह नौसेना का सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वरुण बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है। खंजर और भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है। अभी हाल में ही अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा देखिए डस्टलिक बहुत इंपॉर्टेंट। डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है, थल सेना का सैन्य अभ्यास। और ये जो अभी हुआ है आयोजन स्थल उज्बेकिस्तान में हुआ है। इसके अलावा देखें लेमेटिये जो है 2022 में 9वां संस्करण था। और
भारत और सेशल्स के बीच में हुआ LMTA, थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा देखिए स्लाइनेक्स, नाम से ही पता चल रहा है स्लाइनेक्स। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसको नाम को 2-3 बार उसको मतलब ब्रेक करने की कोशिश करिए, नाम से ही आंसर आ सकता है, ठीक है। जैसे स्लाइनेक्स है, स्लाइनेक्स श्रीलंका का कुछ इसमें नाम छिपा हुआ लग रहा है ऐसा, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स अभ्यास होता है, नौसेना का अभ्यास है। और अभी हाल में ही जो आयोजन स्थल था विशाखापट्टनम में पहला चरण और बंगाल की खाड़ी में दूसरा चरण संपन्न हुआ है, और भारत और श्रीलंका के बीच में है, मार्च 2022 में हुआ है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है, आई होप क्लियर। इसके बाद देखिए ईस्टर्न ब्रिज 6 जो अभ्यास है फरवरी 2022 में संपन्न हुआ। ये भारत और ओमान ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत और ओमान का वायुसेना का अभ्यास है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और है धर्म गार्जियन, जो भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। अभी हाल में 2022 का संस्करण इसमें हुआ है, 2022 का धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है। बेलगाम कर्नाटक में आयोजन स्थल था इसका। मिलन 2022 बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास है। इसके अलावा देखिए पानेक्स 21 जो है बिम्स्टेक जो देश हैं उनके बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है, पूरे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। इसके अलावा एक्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरी जो है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है। और कॉर्पेट जो है, कॉर्पेट भारत और थाईलैंड, कॉर्पेट टी वर्ड से ऐसा नहीं लग रहा है कि थाईलैंड वर्ड से को इसमें डिनोट कर रहा है, तो कॉर्पोरेट जो है भारत और थाईलैंड के बीच में नौसेना सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्ती जो है, दोस्ती अभ्यास ये भी कोस्ट गार्ड का अभ्यास है, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ है 2021 में। सिटमैक्स देखिए नाम से पता चल रहा है भारत है इसमें, और सिंगापुर है और थाईलैंड है। तो सिटमैक्स जो अभ्यास है भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है, नवंबर 2021 में संपन्न हुआ। अंडमान जो सागर है वहाँ पे आयोजन स्थल था इसका। छठवां शक्ति जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में। इसके अलावा वरुण जो है, वरुण अभ्यास है, अभी हाल में देखे थे, अभी वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और जो वरुण और शक्ति में अंतर बस सिर्फ इतना ही है, वरुण जो अभ्यास होता है ये नौसेना का अभ्यास होता है, और जो शक्ति अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में ये है थल सेना का। तो नौसेना और थल सेना में कन्फ्यूजन नहीं होना है, वरुण जो है नौसेना का है, ठीक है, और थल सेना का शक्ति अभ्यास है। और इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट कोंकण शक्ति देखिए कोंकण ऐड हो गया तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। त्रिसेवा ये है, तीनों इसमें है, थल सेना वायुसेना और स्थल सेना तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अरब सागर में संपन्न हुआ है। इसके अलावा देखिए युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास 2021 में अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है, ये भी थल सेना का सैन्य अभ्यास है। देखिए सैन्य अभ्यास से क्या होता है कि देखिए अगर दो देश जब आपस में अभ्यास करते हैं, चाहे थल सेना का हो, चाहे वायुसेना का हो, चाहे नौसेना का हो, तो इससे क्या होता है आपस में एक असमंजस बैठता है, एक दोनों के बीच में कोऑपरेशन होता है कि कैसे हम लोग लड़े जा, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सीखने को मिलता है। और भी चीज़ें टेक्नोलॉजी के विषय में थोड़ा जानने को मिलता है, अलग अलग तरीके से वेपन्स का यूज़ करना, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे सिखाने को मिलता है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है खास तौर से, ठीक। इसके अलावा देखिए युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हो गया। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास के बाद अजय वारियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर है, ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। मालाबार जो होता है ये इसमें जो होता है चारों राष्ट्र शक्ति भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है मालाबार युद्ध अभ्यास, इसको आप पॉइंट आउट जरूर करिएगा। मालाबार अभ्यास जो है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है अक्टूबर 2021 में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है। जीमैक्स देखिए नाम से पता चला, जीमैक्स जापान और भारत के बीच नौसेना का सैन्य अभ्यास है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास। सूर्य किरण देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पड़ोसी देश जो है नेपाल के साथ है, थल सेना का सैन्य अभ्यास है।
सूर्य किरण, जो हाल में ही 2021 में संपन्न हुआ है। कहाँ पे संपन्न हुआ? पिथौरागढ़। तो क्वेश्चन देखिए ज़्यादा नहीं पूछिएगा, क्वेश्चन बस यही पूछ सकता है कि सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है कौन से देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में। क्वेश्चन एक और आ सकता है यहाँ से कि कौन से सेना का अभ्यास है? तो थल सेना का अभ्यास है सूर्य किरण। इसके अलावा देखिए आर्सिडेक्स जो है, आर्सिडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, आर्सी से ऑस्ट्रेलिया हो गया और इन से इंडिया हो गया। तो आर्सिडेक्स जो सैन्य अभ्यास है, नौसेना का सैन्य अभ्यास है भारत और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिम्बेक्स, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास, इसके विषय में देखते हैं। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में, ये भी नौसेना का सैन्य अभ्यास है। भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना का सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा देखिए काजिंद, काजिंद जो सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में थल सेना का, काजिंद से भारत और कजाकिस्तान थल सेना का सैन्य अभ्यास है। इसके बाद अलावा देखते हैं जावेद तलवार, जावेद तलवार के विषय में भारत और यूएई के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है जावेद तलवार। जायर अलहर, ये जो है दूसरा अभी संस्करण हुआ है इसका 2021 में, भारत और कतर के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा देखा अल मोहित जो है अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। इसके अलावा देखिए तो इंद्र, इंद्र जो सैन्य अभ्यास है भारत और रशिया के बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है इंद्र। और ब्रज पहाड़ जो है भारत और अमेरिका के बीच में थल सेना का सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और देखिए इन इनाफोर जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में नौसेना का सैन्य अभ्यास है। सबसे पहले हम लोग देखिए कंप्लीट कर लिए भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो इम्पोर्टेंट है एक बार हम लोग और भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए जो है, अब नीचे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इंद्र हो गया भारत और रशिया के बीच में, ठीक है। भारत और कतर के बीच में जायद अलहर बहुत इंपॉर्टेंट है, जायद तलवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए आर्सिडेक्स जो हो गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, समुद्र शक्ति सूर्य किरण दोनों ही इंपॉर्टेंट है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में, इसको याद कर लीजिएगा। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट, मालाबार को भी हम लोग डिस्कस किए, तो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नौसेना का सैन्य अभ्यास है। और इसके अलावा देखिए कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में, शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना का है, ठीक है। और दोस्ती जो है भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में कोस्ट गार्ड का सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट देखिए धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में थल सेना का, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में थल सेना का, वर्डू जो है भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। तो ये रहा सैन्य अभ्यास, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख इंपॉर्टेंट सूचकांक को। तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे 2021-22 के प्रमुख सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स के विषय में देखेंगे। इंडेक्स से ही पता चलता है कि कौन सा देश कौन से पोजीशन पे है, चाहे वो एशिया पावर इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, किसी भी चीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो उसमें देखा जाता है कि कौन से देश किस स्थान पे है, टोटल देशों में से कौन से स्थान पे है। तो ठीक है, तो इस देखते हैं चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स को देखना, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, चाहे यूपीएससी हो। यूपीएससी से भी इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, लेकिन इंडेक्स से क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाता है क्वेश्चन, तो कम से कम इंडेक्स पता रहेगा तो आप उसके विषय में जानने की इच्छा आपको जागृत होगी, तो उसके विषय में हम अलग तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो है इंडेक्स रिपोर्ट जो है सूचकांक है, पहला वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है, इसको जो जारी करता है कुशमैन एंड वेकफील्ड है। इसमें जो प्रथम स्थान है चाइना का है, भारत का स्थान है दूसरा है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स को जो जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, भारत का जो पोजीशन है चौथा नंबर पे है। देखिए इंडेक्स में आपको क्या देखना, भारत का क्या पोजीशन है और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है। इसके अलावा आप इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको वहाँ पे स्टार मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स को स्टार मार्क लगा लीजिए। ग्लोबल फायर इंडेक्स है, इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, इसमें प्रथम स्थान अमेरिका है और भारत का स्थान है चौथा। विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। इसको जारी करता है UNCTAD और इसमें प्रथम स्थान है भारत अमेरिका का और पाँचवा स्थान है भारत का, तो भारत का पोजीशन है 5वां नंबर।
नेक्स्ट द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट, इसको जारी करता है ऑक्सफैम। अमेरिका का स्थान पहला है और भारत का स्थान है 6वां। जलवायु जोखिम सूचकांक नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। इसको जो जारी करता है जर्मन वाच। पहले स्थान पर है मोजाम्बिक और भारत का पोजीशन है 7वां। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है जर्मन वाच। नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको भी जर्मन वाच जारी करता है। इसमें प्रथम जो देश हैं 3 देश में प्रथम 3 स्थान तक कोई भी देश नहीं, चौथा नंबर पर डेनमार्क है और भारत का पोजीशन है 10वां। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें इसको जो जारी करता है चैरिटीज एड फाउंडेशन और इसमें इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान जो है 14वां स्थान है। अब देखते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, इसमें इसको जो जारी करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम और नॉर्वे का प्रथम स्थान, भारत का स्थान है 10वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसको जो जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक और अमेरिका का स्थान पहला है। और ग्लोबल स्टार्टअप क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो भारत का स्थान है 19वां स्थान है, भारत का स्थान। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इसको जारी करता IMD और डेनमार्क का स्थान पहला है, भारत का स्थान 37, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान है आइसलैंड का, भारत का स्थान 40वां है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको भी स्टार मार्क। इसमें देखिए इसमें इसको जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिका का स्थान है पहला, भारत का स्थान है 43 नंबर पे। तो क्लियर हुआ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसको जो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा इंडेक्स और स्विट्जरलैंड का स्थान जो है पहला है और 46 नंबर पर भारत का स्थान है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक, इसको जो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसमें जो स्थान है प्रथम स्थान नॉर्वे का, भारत का स्थान है, अपने प्यारा भारत का स्थान है 46 नंबर पे। तो इसको याद कर लीजिए। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी करने वाला कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, प्रथम स्थान है नॉर्वे का और 46 नंबर पर भारत का स्थान है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसको भी जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, प्रथम स्थान स्वीडन और 49 नंबर पर भारत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट और फिनलैंड का स्थान है प्रथम और 49 नंबर पर भारत है। मनी इन स्विस बैंक, इसमें प्रथम स्थान पर यूके, भारत का स्थान 51 है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, जापान का स्थान प्रथम है और 54वां नंबर पर 54 नंबर पर भारत का स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट, इसको जारी करता है IMD, स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान और 56 नंबर पर भारत का स्थान है, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट। इसके अलावा देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको जो जारी करता है साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क, इसमें भारत का स्थान है। इसमें देखिए पहला स्थान है डेनमार्क का, जो कि पहला स्थान पे, भारत का स्थान जो है 59 नंबर पे है, 59 नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 66 नंबर पे। वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक, प्रथम स्थान पर आयरलैंड है और 71 नंबर पर भारत है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क, 79 नंबर पर भारत है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क और भारत का पोजीशन है जो 82वां नंबर पे, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें जो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इसमें जो प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है और भारत का जो पोजीशन है, स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 25वां नंबर पे है, 85 नंबर पे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान है 87 नंबर पर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसको जो जारी करता है कंसल्ट वर्ल्ड वाइड एंड इसको जारी करता है कंसल्ट वर्ल्ड वाइड एंड वे थंगुर हेल्प, ठीक है। इसमें 18 स्थान तक 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है और 101वां नंबर पर भारत का स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। किड्स राइट इंडेक्स, इसमें इसको प्रथम स्थान आइसलैंड है और भारत का स्थान 112 है। सतत विकास रिपोर्ट, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का, भारत का जो पोजीशन है 120वां नंबर पे है। विश्व आर्थिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, इसको जो जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट
जर्नल। इसमें भारत का स्थान 131 नंबर, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्विक शांति सूचकांक, इसको भी जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 135। ग्लोबल जेंडर, ये सब चारों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए सतत विकास रिपोर्ट से लेकर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सारा को स्टार मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनता है। इसके अलावा देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स से भी बनता है। तो यहाँ पे जो सूचकांक है लगभग 7-8 इस सूचकांक के बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का सतत विकास रिपोर्ट फिनलैंड है इसमें। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें जो है प्रथम स्थान आइसलैंड को, इसको जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें भारत का पोजीशन है 135 नंबर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान है 136 नंबर, फिनलैंड है प्रथम स्थान पर। इसको जो जारी करता है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का, भारत का पोजीशन है 150वां नंबर पे। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और भारत का जो पोजीशन है 180 नंबर पे है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 नंबर, प्रथम स्थान पर डेनमार्क, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। देखिए तो 2-4 जो है लास्ट के, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान 180, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150 नंबर पे, विश्व खुशहाली सूचकांक में 136 नंबर भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का पोजीशन 135 नंबर, वैश्विक शांति 2022 सूचकांक में 135 नंबर भारत है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 नंबर पर भारत है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में 120 नंबर पे है। इसके अलावा देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 151वां स्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पोजीशन लास्ट का जो 7-8 है इसको आप याद कर लीजिए। इसको सबसे पहले इसको जारी कौन करता है ये भी देखने की बात है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और विश्व खुशहाली सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच। और वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। विश्व आर्थिक सूचकांक 2022 को हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। सतत विकास रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको जो जारी करता है, इसमें भारत का पोजीशन 101 नंबर पे है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल थंगुर हेल्प इसको जारी करता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को 2-3 बार, तो पूरा आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो मनाया जाता है 21 मई को, और इस साल का जो थीम था टी एंड फेयर ट्रेड, इस साल का थीम है। और इसके अलावा देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के विषय में देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस इसको मनाया जाता है 8 मई को, और इसका जो थीम है बी ह्यूमन काइंड, इसका थीम है इस वर्ष का। इसके अलावा देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसको हर साल मनाया जाता है 3 मई को। और 2021 का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ओके, इसके अलावा देखिए पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इस वर्ष का थीम है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। और 2022 के थीम है, विश्व विरासत दिवस का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। इसके अलावा देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट देखिए विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम है टीबी का विश्व टीबी दिवस जिसको बोलते हैं, क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव्स लाइफ। ओके, इन्वेस्ट टू इंड टीबी एंड सेव लाइफ्स 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, और इस वर्ष का थीम हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो इस दोनों दिवस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, और विश्व जल दिवस का जो थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल। ओके,
इसके अलावा देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के विषय में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो मनाया जाता है 21 मार्च को, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च, 22 मार्च और 22 अप्रैल तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखिए इसका इस वर्ष का थीम है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कॉम कंजम्पशन, ठीक है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को हर साल, और इस वर्ष का जो थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इस वर्ष का थीम है। इसके अलावा देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च 2022 को, और इस वर्ष का जो थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है, 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाइए। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 2022 का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस जो है मनाया जाता है 3 मार्च को, और इस वर्ष का थीम है सेफ गार्डिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, विश्व वन जीव दिवस को देख लिया हम लोग। अब देखते हैं विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, इस वर्ष का जो थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस वर्ष का थीम है क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष का थीम जो है क्लोज द केयर गैप, इसका राइट आंसर है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसको हम लोग देखें, इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 2 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है, इसका थीम जो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इस वर्ष का थीम है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम है। इसके अलावा देखिए प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और इस वर्ष का थीम है कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूशन टू या कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और 2021 का थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इस वर्ष का थीम है इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स, इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, और इस वर्ष का थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स, वैल्यूइंग टॉयलेट्स इस वर्ष का थीम है, विश्व शौचालय दिवस। इसके अलावा देखते हैं विश्व मधुमेह दिवस को, विश्व मधुमेह दिवस देखिए 14 नवंबर 2021 को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 का जो थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है 14 नवंबर। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2021 का थीम है विश्व शहर दिवस का एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस। इसके अलावा देखिए विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 2021 को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसका थीम है 2021 का सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। इसके लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका थीम है डिजिटल जनरेशन फॉर आवर जनरेशन। नेक्स्ट देखिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इसका थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, 2021 का थीम है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, अभी हाल में आने वाला है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड्स एंड वैक्सीन कूल, ठीक है। तो हम लोग एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासतौर से यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चनों को इंक्लूड करते हुए एक हम लोग अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे न्यू सेशन को। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे 2021-22 की जो प्रमुख पुस्तक और उनके राइटर के नाम। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको देखते हैं। पहला देखिए, पहला जो है बुक का नाम है, देखेंगे गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। सिलेक्ट रीडिंग, इसको जो लिखा है राइटर का नाम है सुरंजन दास, ठीक है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह।
इसके अलावा देखिए द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको जो लिखा है जनरल जे सिंह ने इसको लिखे हैं, इस पुस्तक के लेखक है जनरल जे सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट द एडवेंचर्स इन रीडिंग, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड। और द इंडिया स्टोरी, इसको लिखा है बिमल जालान। इंडिया पाक वार 1971, इसको लिखा है जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन ने इसको लिखा है इंडिया पाक वार 1971। द इंडिया स्टोरी को इसने लिखा बिमल जालान और एडवेंचर्स इन रीडिंग को लिखा है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक को देखते हैं जो मई महीने में लिखी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसको लिखा प्रकाश सिंह। और ए प्लेस कॉल्ड होम, इसको लिखा है प्रीति सिन्हा। इसके अलावा नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक का नाम है लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन, इसको लिखा है रशीद किदवई ने, इसको लिखा है लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन। नेक्स्ट बुक का नाम है लेट मी से इट नाउ, इसको लिखा है राकेश मारिया। नेक्स्ट बुक का नाम डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि, इसको लिखा है जय सिंघानिया तथा आचार्य कौशल कुमार। अप्रैल महीने में लिखी हुई कुछ पुस्तकों के नाम देखते हैं और उनके राइटर के नाम। द क्रंच टाइम द नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसको लिखा है श्री राम चौलिया। और द क्वीन ऑफ फायर, इसको लिखा है देविका रंगचारी। एक घटना जो है रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित घटना है, द क्वीन ऑफ फायर। और नेक्स्ट देखिए बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जो है जनजातीय नायक झारखंड के थे और इसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको विमोचन किया गया, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। नेक्स्ट बुक है द डिकोडिंग इंडिया का है डिकोडिंग इंडिया बाबू दाम, इसको लिखा है अश्वनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट बुक है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, इसको लिखा है विनोद राय, पूर्व कैग थे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए हियर योर सेल्फ, इसको लिखा है प्रेम रावत। नेक्स्ट बुक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है राजेश तलवार। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन पर आधारित है ये पुस्तक का नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है राजेश तलवार। नेक्स्ट देखिए द मावरिक इफेक्ट, इसको लिखा है हरीश मेहता। मार्च महीने का देखते हैं बुक द मिलेनियल योगी है, इसको लिखा है दीपक चटर्जी। नेक्स्ट देखिए द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, इसको लिखा है अमितावा कुमार। फरवरी में लिखी हुई पुस्तकों के देखते हैं, इसको गोल्डन बाई नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल। और अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का नाम, इसको लिखा है सागरिका घोष, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट देखिए इंडिया अफ्रीका रिलेशन, इसको लिखा है राजीव कुमार भाटिया, इंडिया अफ्रीका रिलेशन। और नेक्स्ट बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसको लिखा है बिल गेट्स। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसको लिखा है प्रियम गांधी मोदी। और ए स्टोरी ऑफ श्रीनिकेतन, इसको लिखा उमा दास गुप्ता। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, इसको लिखा है रो खन्ना। और द फाउंडर को लिखा है जिमी सोनी। नेक्स्ट देखते हैं जो कि जनवरी महीने में लिखी हुई पुस्तक को, इसको देखते हैं ममता ब्यांड, इसको लिखा है जयंत घोषाल, ममता ब्यांड को लिखा है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग। और फियरलेस गवर्नेंस को लिखा है किरण बेदी। नेक्स्ट बुक है द बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको लिखा है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा, दोनों ने मिलकर लिखा है। द बुक का नाम है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट बुक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड। न्यू बुक को देखते हैं, बुक का नाम है गांधीज एसेसन द मेकिंग ऑफ
नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा। इंडोमिटेबल, इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य, इंडोमिटेबल बुक का नाम है और लिखा है, राइटर कौन है इनका, अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स, इसको लिखा है अमिताभ घोष, राइटर हैं इनके। द लिविंग माउंटेन ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स। दिसंबर महीना के कुछ पुस्तक है, उसको देखते हैं। द मिडवे बैटल, द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर एंड कोस्टर सेकेंड टर्म, इसको लिखा है गौतम चिंतामणि, जो कि उपराष्ट्रपति उस समय थे M.K. वेंकैया नायडू, उनके द्वारा विमोचित किया गया है। नेक्स्ट बुक है पब्लिक सर्विस एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स, इसको लिखा है प्रभात कुमार। 1971 द चार्ज ऑफ गोरखंड एंड अदर स्टोरीज, इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, रचना बिष्ट रावत लिखे हैं 1971 द चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट बुक है, उसका नाम है एट होम इन द यूनिवर्स, इस पुस्तक को लिखा है वाला कृष्ण मथुर, वाला कृष्ण मधुर लिखा है एट होम इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट बुक है प्राइड प्रीजस्टिस एंड पोडेंट्री, इसको लिखा है शशि थरूर, लिखा है प्राइड प्रीजस्टिस एंड पोडेंट्री, शशि थरूर इसको लिखे हैं। वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयज इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सीव इट, इसको लिखा है मृदुला रमेश। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसको लिखा है राहुल कैल, उपराष्ट्रपति द्वारा इसको विमोचित किया गया। और नेक्स्ट बुक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता, जो कि योगी आदित्यनाथ पर आधारित पुस्तक है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। बैचलर डैड, इसको लिखा है तुषार कपूर। और द मोदीज गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा इसको लिखे हैं। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसको लिखा है ए सूर्य प्रकाश। इसके अलावा देखिए नवंबर 2021 में लिखी हुई पुस्तक, इसको लिखा है, पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशंस हुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद इसको लिखा है। इसके अलावा नेक्स्ट बुक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसको लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय। लाल सलाम ए नोवेल है, इसको लिखा है स्मृति ईरानी। श्रीमद् रामायण, इस पुस्तक को लिखा है शशि किरण, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित किया गया है। इंडिया vs UK है, इसको लिखा है सैयद अकबरुद्दीन, लिखा है इंडिया vs UK, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। नेक्स्ट बुक है बांग्लादेश लाइब्रेशंस एंड एट द रेट 50 ईयर्स, इस पुस्तक को लिखा है BK अहुलिया एंड AN झा, बांग्लादेश लाइब्रेशन एट द रेट 50। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक को देखते हैं जो कि अक्टूबर महीने में लिखी हुई, इसको देखते हैं। अक्टूबर 2021 में लिखी हुई पुस्तक है। लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर रहे हैं। द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट, इस पुस्तक को लिखा है ए बैंकर्स मेमोरीज, रजनीश कुमार इसको लिखा है। और नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां, रीजन रिलीजन एंड नेशन, इसको लिखा है सैफी किदवई। नेक्स्ट बुक है एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर, इसको लिखा है गुलजार। द स्टार इन माई स्काई, इसको लिखा है दिव्या दत्त, द स्टार्स इन माई स्काई। नेक्स्ट बुक है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, इसको लिखा है BS श्रीनिवासन। और राइटिंग ऑफ, नेक्स्ट बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की देखिए कई सारी किताबें हैं, 3-4 किताबें हो चुकी हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना लीजिएगा, जो किताबें उसको सारे को 1 by 1 करके नोट कर लीजिएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड। फेनोमेनल वोमेन कमला हैरिस, इसको लिखा है चिंतानंद राजघट्टा। हिटलर एंड इंडिया, इसको लिखा है वैभव पुरंदरे। सितंबर 2021 में जो पुस्तक है इसको लिखा है, पुस्तक का नाम है ए रूड लाइफ द मेमोयर, इसको लिखा है वीर सिंह अभी। गीता गोविंदा और जयदेव डिवाइन ओडिसी, इसको लिखा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, गीता गोविंदा। इकोनॉमिस्ट गांधीज, इसको लिखा है जयतीर्थ राव। और वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इसको लिखा है उदय माहुरकर एंड चिरायु पंडित। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी द्वारा विमोचित किया गया है। पुस्तक का नाम एक बार और पढ़ देते हैं। पुस्तक का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इसके अलावा देखते हैं अगस्त 2021 में जो पुस्तक उसको देखते हैं।
लियोपार्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा है संजय गुब्बी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसको लिखा है सुधा मूर्ति। द प्रेगनेंसी बाइबल, इसको लिखा है करीना कपूर खान जो कि अभिनेत्री हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसको लिखा है कुणाल बसु। और नेक्स्ट है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसको लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, राहुल पंडित लिखा है इसको। सिक्किम ए स्टोरी ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंसेस, प्रीत मोहन सिंह मलिक लिखे हैं। द क्रिसमस पिग, इसको लिखा है जेके रोलिंग। माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस, इसको लिखा है समीर सोनी। जुलाई 2021 में जो पुस्तक इसको देखते हैं, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसको लिखा अशोक लवासा। द इंडिया स्टोरी, विमल जानान लिखा है। नेक्स्ट बुक है लेडीज डॉक्टर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसको लिखा है कविता राय। जून 2021 में जो पुस्तक है आर.वी. रविंदर, इसको लिखा है, इस पुस्तक का नाम क्या है, एनोमोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसको लिखा है आर.वी. रविंदर। पॉलिसी मेकर जर्नल, इसको लिखा है कौशिक बसी। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धाज, इसको लिखा है जयराम रमेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है देखिए स्टार गेजिंग, द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री लिखा है। सावरकर ए कंटेस्टेड इन लेगेसी, इसको लिखा है विक्रम संपत। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसको लिखा है विनोद कौपरी। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर सेन। और सच कहूँ तो, इसको लिखा है नीना गुप्ता, आत्मकथा है एक। द बेंच, इसको लिखा है मेघन मार्कल। ठीक है, अब देखते हैं मई 2021 का बुक, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अवतार सिंह भसीन। तियानमेन स्क्वायर, द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, इसको लिखा है विजय गोखले। बिलीफ, इसको लिखा है सुरेश रैना जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको लिखा हंटर बाइडेन। और वेयर अबाउट्स को लिखा है झुम्बा लहरी। और इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट, इसको लिखा है शिवशंकर मेनन। ओडिशा इतिहास, इसको लिखा हरे कृष्ण मेहताब। मार्च 2021 की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल। प्रिंस विथ पेंट ब्रश, इसको लिखा है शोभा थरूर श्रीनिवासन। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसको लिखा अनिंदा दत्ता। व्हाट्सअप विथ मी, इसको लिखा टिस्का चोपड़ा। फरवरी 2022-21 की पुस्तक में क्या है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर, इसको लिखा प्रियंका चोपड़ा। अशोका ए सूत्रा, इसको लिखा एरविन एलन सिली। एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020, इसको लिखा ए.के. राजन। बिकॉज इंडियाज कम फर्स्ट, इसको लिखा है राम माधव। द लास्ट क्वीन, चित्रा बनर्जी, दिवाकर्णी। और कमला जुए, डैन मोरेन। और मावेरिक मेसिस, इसको लिखा है रमेश कांडुला। जनवरी 2021 की पुस्तक द टेल ऑफ हॉर्स, ए स्टोरी ऑफ इंडियाज ऑन हॉर्स बैक, इसको लिखा है एसोसनी चंद्रा। मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयाज इको, इसको लिखा लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। बी मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, इसको लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसको लिखा है दलाई लामा। और ह्यूमन लाइफ एंड टेरिटरीज इन इंडिया, इसको लिखा है सुब्रह्मण्यम स्वामी। तो ये रहा 1.5 साल का जो इम्पोर्टेंट बुक है, उसके राइटर और बुक का नाम बहुत ही अच्छे ढंग से देखे हैं। आप इस वीडियो को 1 बाय 1 करके रिपीट करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा सारा का सारा करंट अफेयर, सारा का सारा बुक और उनके राइटर के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही रखते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।